इतना कहकर सुमेर अपने बाबा से मिलने अंदर चला गया, लेकिन पुजारी जी सोचने लगे कि बड़े ठाकुर ना तो कुछ बोलते हैं, ना हाथ पैर हिलाते हैं, फिर कैसे इजाजत देंगे। सुमेर जैसे ही अपने बाबा के कमरे में पहुंचा, उसने देखा उसके बाबा खिड़की के पास अपनी व्हीलचेयर पर बैठे बाहर की तरफ देख रहे थे और उनके आसपास उनकी सेवा करने वाले नौकर खड़े थे। सुमेर ने सबसे बाहर जाने के लिए कहा और अपने बाबा के पास जाकर उसने कहा, बाबा, मैं और पुजारी जी आपके किताबों वाले कमरे में जाना चाहते हैं। सुमेर की इस बात पर बड़े ठाकुर ने किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि वो बोलकर या शरीर के अंग हिलाकर प्रतिक्रिया नहीं दे सकते थे, लेकिन एक पिता और एक बेटे के बीच संवाद का एक अलग तरीका होता है और वही तरीका यहां बड़े ठाकुर और सुमेर के बीच में काम करता है। सुमेर को जब कोई जवाब नहीं मिला, तब वो व्हीलचेयर को लेकर बाहर वाले कमरे में आ गया जहां पुजारी जी पहले से बैठे थे। सुमेर ने पुजारी जी से कहा, पुजारी जी, अब बाबा को आप ही बताइए कि हम किस मुसीबत में हैं। पंडित जी अपनी जगह से उठे और व्हीलचेयर पर बैठे बड़े ठाकुर के सामने खड़े होकर उनकी आंखों में देखकर बोले, इस गांव में बहुत बड़ी विपत्ति आ गई है, वही विपत्ति जिसकी वजह से आपकी ये हालत है। बंजारन आजाद हो गई है और वो इस गांव के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इस वक्त हमें सबसे ज्यादा आपके मार्गदर्शन की जरूरत है, क्योंकि वो खतरा गांव वालों के साथ साथ आप पर और सुमेर बाबू पर भी है। पिछली बार आपको और गांव को बचाने के लिए गुरु देवदत्त आ गए थे, लेकिन इस बार कौन बचाएगा। पुजारी जी की बातें सुनकर व्हीलचेयर पर बैठे ठाकुर सज्जन सिंह की सांसें तेज हो जाती हैं। उनके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा हो। वो बहुत कुछ बोलना और करना चाहते हो, लेकिन उनके बस में कुछ भी नहीं था। पुजारी जी ने आगे कहा, हम लोग उस पवित्र पेड़ के पास भी गए थे जिसकी जड़ और मिट्टी में आपके मित्र और मेरे गुरु देवदत्त ने उसकी शक्तियों को कैद किया था। वो पेड़ सूख चुका है। उस बंजारन ने अपनी शक्तियों से उस पवित्र पेड़ को भी नष्ट कर दिया। पुजारी जी अपनी बात पूरी कर पाते तभी सुमेर भी बोल पड़ा, हाँ, और पुजारी जी कह रहे हैं वो पेड़ कुछ दिन पहले तक हरा भरा था। बाबा, मुझे लगता है कि आपकी किताबों वाले कमरे से हमें कुछ मदद मिल सकती है। मुझे पता है आप वहां अकेले ही जाना पसंद करते हैं, लेकिन इस वक्त हमें वहां जाना ही होगा। इतना कहते हुए सुमेर अपने बाबा की आंखों में देखने लगा और उन्होंने अपनी पलकें झपका दी। सुमेर तुरंत बोला, पुजारी जी, मिल गई इजाजत, चलिए। ये सब देख पुजारी जी को समझ में आ गया कि बड़े ठाकुर को कुछ कहना होता है तो किस तरह से कहते हैं, और सुमेर बाबू और बड़े ठाकुर के बीच में एक गहरा रिश्ता है। सुमेर, बड़े ठाकुर और पुजारी जी तीनों हवेली के उस कमरे में जाते हैं जो पिछले कई सालों से बंद था, क्योंकि बड़े ठाकुर के बीमार होने के बाद से वो इस काबिल नहीं थे कि वहां पर जाकर किताबें पढ़ सके। हालांकि साफ सफाई के लिए कभी कभार जरूर खुलता था, लेकिन वो भी सिर्फ बड़े ठाकुर सज्जन सिंह की निगरानी में। इसलिए आज तक सुमेर कभी इस कमरे में नहीं गया था। आज वो अपनी जिंदगी में पहली बार इसे खोलकर इसके अंदर जा रहा था। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर विवेक अपने सामने कुछ केस के फाइलों को लेकर उनमें उलझा पड़ा था। इतने में उसका हवलदार मक्का हाथ में चाय का गिलास ले आया और उसके सामने रखकर बोला, सुबह से आप इन फाइलों में उलझे पड़े हैं साहब, अब एक कप चाय पीजिए और अपने दिमाग को तरोताजा कीजिए। इंस्पेक्टर विवेक उसी तरह अपने काम में घुसा हुआ बोला, दिमाग को तरोताजा करने की जरूरत तुम जैसे गधों को पड़ती है, मुझे नहीं। और आज ये तुम बिना बोले चाय कैसे ले आए हो। उसके बाद कुछ देर रुककर उसने मक्का की तरफ देखा और बोला, छुट्टी बिल्कुल नहीं मिलेगी। मक्का चापलूसी करता हुआ बोला, अरे नहीं नहीं साहब, छुट्टी नहीं चाहिए, हम तो बस 3 घंटे के लिए जाने की इजाजत मांग रहे हैं, 3 घंटे के बाद वापस आ जाएंगे। इंस्पेक्टर विवेक फाइल बंद कर चाय पीता हुआ बोला, अच्छा, और क्या काम है 3 घंटे में। उसके सवाल पर मक्का शर्माकर अपने बालों को सहलाता हुआ बोला, आप तो जानते हैं ना साहब, हमारी नई नई शादी हुई है और हमारी घरवाली सिनेमा देखने की जिद कर रही है, तो यही पास वाली सिनेमा हॉल में से सिनेमा दिखाने ले जाएंगे। मक्का की बात पर इंस्पेक्टर विवेक डांटते हुए बोला, यहाँ इतने सारे केस पेंडिंग है, ऊपर से बिंदिया का वो मर्डर केस, और तुम्हें सिनेमा देखना है।
और अचानक पाली का जिक्र आते ही जैसे विवेक को कुछ याद आया। उसने जल्दी से अपने टेबल का ड्रॉर खोला और उसमें कुछ ढूंढने लगा। मक्का समझ गया कि अब उसे छुट्टी नहीं मिलने वाली, इसलिए उसने मन मारकर पूछा, क्या बात है साहब, क्या ढूंढ रहे हैं आप? विवेक उसी तरह ढूंढता हुआ बोला, मैं वो पेन ड्राइव ढूंढ रहा हूं जो उस दिन पाली गांव के मर्डर प्लेस पर मिला था, मैंने इसी में रखा था। इतना बोलते ही उसे वो पेन ड्राइव मिल गया और उसने जल्दी से उस पेन ड्राइव को निकालते हुए कहा, मक्का जल्दी से लैपटॉप लेकर आओ। मेरे दिमाग से इतनी इंपॉर्टेंट चीज कैसे निकल गई, हमें इस पेन ड्राइव को देखना होगा। मक्का ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया और भागता हुआ गया और लैपटॉप उठाकर ले आया। इंस्पेक्टर विवेक ने वो पेन ड्राइव मक्का को देते हुए कहा, ये लो, इसमें जल्दी लगाओ। मक्का जल्दी से वो पेन ड्राइव लेकर लैपटॉप में लगाकर उसे खोलकर देखने लगा। इंस्पेक्टर विवेक भी अपनी चाय लेकर टेबल की दूसरी तरफ मक्का के बगल में आकर खड़ा हो गया था और गौर से लैपटॉप के स्क्रीन की तरफ देख रहा था। लैपटॉप ऑन हुआ। पेन ड्राइव वाली फाइल जैसे ही ओपन हुई, उन्होंने देखा उसमें 3 अलग अलग फोल्डर बने हुए थे। मक्का ने जल्दी से एक फोल्डर खोला और उसे खोलते ही उसने देखा उसमें कई सारी भोजपुरी फिल्में थीं। उन्हें देखकर मक्का और इंस्पेक्टर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। इंस्पेक्टर ने कहा, दूसरा फोल्डर खोलो। मक्का ने दूसरा फोल्डर खोला, उसमें भी काफी सारी फिल्में थी, लेकिन ये फिल्में बॉलीवुड की थी। इंस्पेक्टर विवेक झुंझला गया और फिर बोला, ये क्या है, इसमें तो पूरा सिनेमा हॉल कवर कर रखा है। अब आखिरी वाला जो फोल्डर है वो खोलो, शायद उसमें कुछ हमारे काम का हो। मक्का ने हाँ में सिर हिलाया और उसने जल्दी से तीसरा फोल्डर खोला। उसमें भी फिल्में ही थी, लेकिन इसमें हॉलीवुड की फिल्में थीं जो हिंदी भाषा में थी। मक्का लैपटॉप बंद करता हुआ बोला, सर इसमें तो सिवाय फिल्मों के और कुछ नहीं है। इंस्पेक्टर विवेक परेशान होकर बोला, वो तो मैं भी देख रहा हूं, लेकिन ऐसे तो नहीं काम चलेगा। हमारे पास यही एक सबूत है जो हमें वहां से मिला था और इसी के आधार पर हमें मुजरिम तक पहुंचना होगा। इंस्पेक्टर विवेक बहुत परेशान था, लेकिन मक्का ने ललचाई नजरों से लैपटॉप और पेन ड्राइव को देखकर कहा, साहब अगर आप मुझे छुट्टी नहीं दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, ये लैपटॉप और पेन ड्राइव ही दे दीजिए। हम अपने घर जाकर अपनी घरवाली को इसी में सिनेमा दिखा लेंगे। मक्का के इतना कहते ही इंस्पेक्टर विवेक खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा और इंस्पेक्टर को इस तरह घूरता देख मक्का सहम कर चुप हो गया। इंस्पेक्टर विवेक ने अपनी चाय खत्म की, ग्लास वहां टेबल पर रखते हुए मक्का से बोला, मक्का सोचने वाली बात यह है, इसमें हॉलीवुड की फिल्में हैं, बॉलीवुड और भोजपुरी भी है। इसका मतलब गांव में कोई ऐसा है जो देसी और मॉडर्न दोनों है। मक्का अभी भी पेन ड्राइव में कौन कौन सी फिल्में हैं ये देखते हुए बोला, हाँ सर इसमें मॉडर्न और देसी दोनों फिल्में हैं, लेकिन मैंने आज तक हॉलीवुड की फिल्में नहीं देखी हैं। एक काम करता हूँ, हॉलीवुड वाली अपने लैपटॉप में डाल लेता हूँ, आज बीवी के साथ यही देखूंगा। क्या कहते हैं साहब? अगर तुम्हारे सर से सिनेमा का भूत उतर गया हो तो चलो मेरे साथ। इतना कहकर इंस्पेक्टर विवेक ने वो पेन ड्राइव निकाली और उसे जेब में रखते हुए पुलिस स्टेशन से निकल गया। मक्का भी उसके पीछे भागता हुआ बाहर आया और बोला, साहब बताइए तो सही, हम कहाँ जा रहे हैं? इंस्पेक्टर जीप पर बैठता हुआ बोला, हम पाली गांव जा रहे हैं, उन्हीं शहरी लोगों के पास जो उस दिन कुएं के पास खड़े होकर बहुत सवाल जवाब कर रहे थे। क्योंकि इस पेन ड्राइव और इसमें मिली अंग्रेजी फिल्में ये सब कोई गांव वाला तो देख नहीं सकता, हो ना हो ये उन्हीं लोगों की है और अब हमें उनसे पूछताछ करनी पड़ेगी अपने अंदाज में। चलो। इधर गांव में विकी के घर पर शाम के समय ध्रुव अनन्या को ढूंढते हुए उसके कमरे में जाता है। अनन्या के कमरे में पहुंचते ही ध्रुव चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे अनन्या कहीं दिखाई नहीं देती है। ध्रुव पूरे घर में अनन्या को ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती है। अचानक अनन्या के ना मिलने पर ध्रुव काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और इस वक्त विकी भी घर पर नहीं था, वो छलावा के घर गया हुआ था। परेशान ध्रुव अनन्या को फोन लगाते हुए उसके कमरे के पास से गुजरता है तो उसे वहां अनन्या का फोन बजता हुआ सुनाई देता है। ध्रुव खुद से बोलता है, अरे यार अब ये क्या नई मुसीबत है, कम से कम जहां जाओ फोन तो लेकर जाओ यार। ध्रुव विकी को फोन लगाता है, लेकिन उसका भी फोन नहीं लगता है। ध्रुव छलावा के घर के लिए जैसे ही विकी के घर से निकलता है, उसे जुल्मी मिल जाता है। जुल्मी को देख ध्रुव तुरंत उससे पूछता है, अरे जुल्मी, तुमने अनन्या को कहीं देखा है क्या? जुल्मी मुस्कुराते हुए बोलता है, अरे उन्हीं को देखने के लिए तो हम यहाँ आए थे, और ये देखिए उनके लिए गर्मा गर्म समोसे भी लेकर आए हैं।
हमारे गांव में समोसे बहुत अच्छे मिलते हैं, देखिएगा गौरी मैडम को बहुत पसंद आएंगे। वैसे एक बात बताइए। ध्रुव जुल्मी की बात को काटते हुए बोला, अरे यार जुल्मी, ये समोसे छोड़ो, यहाँ अनन्या का कोई अता पता नहीं है। मैंने पूरे घर में ढूंढ लिया लेकिन वो कहीं नहीं है, पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। जुल्मी बोला, अरे गायब कहाँ हुई होंगी, वो कोई जादूगर नहीं है क्या? अब घर पर बैठे बैठे क्या करती, तो हो सकता है यहीं कहीं घूमने निकल गई होंगी। ध्रुव बोला, अरे यार जुल्मी, कोई भी बात हो कम से कम बताकर तो जाना चाहिए। गांव वाले वैसे ही हमसे नाराज हैं। पिछली बार गायब हुई थी तो छलावा के घर के पास मिली थी और उसके बाद तो बवाल हो गया था। इस बार कुछ इधर उधर हो गया तो अब छोटी सी बात का भी बतंगड़ बनते टाइम नहीं लगेगा। ध्रुव की बातों से ज्यादा जुल्मी का ध्यान अपने समोसे पर था। उसे लग रहा था कहीं समोसे ठंडे होने से पहले अगर गौरी मैडम ना मिली तो उसे फिर से गर्मा गर्म समोसे लाने पड़ेंगे। वो अपने समोसे की तरफ देख रहा था तो ध्रुव ने जुल्मी को समोसे में खोया हुआ देख कहा, ओ जुल्मी, तुम्हारा ध्यान किधर है? समोसे बाद में खाना, पहले चलो, हमें छलावा के घर चलना होगा। विक्की भी वहीं है, हो सकता है अनन्या भी वहीं चली गई हो। ध्रुव और जुल्मी दोनों अंधेरा होते होते छलावा के घर पहुंच गए थे। छलावा का घर खप्पड़ का बना हुआ था जिसमें से धुआं निकल रहा था। घर की छत से धुआं निकलता देख ध्रुव हैरानी से बोला, अरे ये क्या, छलावा के घर में तो आग लग गई है। जुल्मी मुस्कुराते हुए बोला, अरे आग नहीं लगी है, जरूर छलावा कुछ ना कुछ चूल्हे में बना रहा होगा तो उसी का धुआं है जो घर की छत से बाहर निकल रहा है। ध्रुव जुल्मी की ओर देखते हुए बोला, छलावा के पास गैस नहीं है क्या जो चूल्हे का उपयोग करता है? तभी घर से बाहर निकलते हुए छलावा बोला, ध्रुव बाबू, लगता है आप भूल गए, ये गांव है, यहाँ ज्यादातर घरों में चूल्हा ही जलता है, गैस तो बहुत कम लोगों के यहाँ पर है। ध्रुव ने तुरंत विक्की से कहा, अरे विक्की, तेरा मोबाइल क्यों नहीं लग रहा है? मैं कब से कॉल कर रहा हूँ। विक्की ने मोबाइल दिखाते हुए कहा, यार गांव में हर जगह सिग्नल कहाँ रहता है, शुक्र मना कि हमारे घर पर सिग्नल है। ध्रुव जल्दबाजी में बोला, यार ये सारी बातें छोड़, अनन्या घर पर नहीं है, यहाँ पर है क्या? विक्की तुरंत बोला, नहीं यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर तो मैं और छलावा ही हैं, और अनन्या नहीं मिल रही, क्या मतलब है इसका? उसे तो घर पर ही होना चाहिए, वो कहाँ जा सकती है? उसके लिए तो ये पूरा गांव ही अनजान है। ध्रुव परेशान होता हुआ बोला, यार मैंने उसे पूरे घर में देख लिया, वो कहीं नहीं दिखाई दी, समझ नहीं आता कि अब इस वक्त कहाँ गायब हो गई है। छलावा ध्रुव को तसल्ली देते हुए बोला, कोई बात नहीं, यहीं कहीं निकल गई होगी, हो सकता है गांव के रास्ते याद ना हो इसलिए घर वापस ना आ पाई हो। एक काम करते हैं, हम सब लोग मिलकर ढूंढते हैं, और गांव में तो उन्हें हर कोई जानता ही है, किसी ने उन्हें यहाँ वहां जाते हुए देखा ही होगा तो मिल जाएंगी वो, आप परेशान मत होइए। ध्रुव, विक्की, जुल्मी और छलावा सब लोग अनन्या को ढूंढते हुए गांव में यहाँ वहां भटक रहे थे। उन्होंने कई लोगों से पूछा लेकिन कोई उन्हें सही जवाब नहीं दे पाया। काफी देर तक भटकने के बाद भी जब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था तब छलावा ने कहा, यार हमने लगभग पूरा गांव देख लिया है, अब बस वो जगह बची है जहां कोई गांव वाला नहीं जाना चाहेगा। विक्की ने छलावा की बात पर कहा, लेकिन अनन्या वहां क्यों जाएगी? ध्रुव तुरंत बोला, यार ये तो हम बाद में सोचेंगे कि वो वहां क्यों जाएगी, पहले हमें चलकर देखना चाहिए क्योंकि इस वक्त अनन्या का मिलना जरूरी है। छलावा बोला, बात तो सही कही आपने, लेकिन अगर हमें किसी ने उस तरफ जाते हुए देख लिया तो बात और बढ़ेगी कि हम वहां बार बार क्यों जाते हैं। बिंदिया की मौत और बंजारन की आजादी, यानी कि पहले गांव वाले कभी कभार बड़े कुएं और वशीकरण वाले खंडहर की तरफ चले जाते थे, लेकिन बंजारन की आजादी के बाद उस तरफ जाने वाले रास्ते पर भी कोई गलती से भी नहीं जाता था। ऐसे में इन लोगों का उस तरफ जाना खतरे से खाली नहीं था। रात बढ़ती जा रही थी। ध्रुव बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन क्या सोचता है, और मैं किसी से नहीं डरता, चाहे वो बंजारन हो या सुमेर सिंह या पुजारी जी या फिर पूरा गांव ही क्यों ना हो, और किसी को चलना हो तो चले, नहीं चलना हो तो मैं अकेले ही जा रहा हूं। कहते हुए ध्रुव बड़े कुएं और वशीकरण वाले खंडहर की ओर जाने वाले रास्ते पर आगे की ओर बढ़ने लगा। ध्रुव के पीछे विक्की और उसके पीछे जुल्मी और छलावा भी उस तरफ जाने लगे। रात हो चुकी थी। ध्रुव मोबाइल टॉर्च के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। जैसे ही ध्रुव कुएं के पास पहुंचा, उसने देखा पुलिस ने बिंदिया की मौत के बाद चारों तरफ रस्सी बांधकर उस जगह पर किसी के आने जाने पर रोक लगा रखी है। जब ध्रुव कुएं के थोड़ा और करीब पहुंचा तो उसे गाना गुनगुनाने और दीवार पर किसी धातु के बार बार टकराने की आवाज सुनाई दे रही थी।
ध्रुव थोड़ा और आगे बढ़ा तो टॉर्च की धुंधली रोशनी में उसे जो दिखाई दिया वो देखकर वो शॉक्ड हो गया।